नमस्कार, डीडी न्यूज पर ये आप विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का समूह G7 इसका 50वां शिखर सम्मेलन इस वक्त इटली के अपुलिया प्रांत में हो रहा है और ये कार्यक्रम उसी से संबंधित है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो इटली में इस वक्त G7 का जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें 7 देशों के अलावा कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आमंत्रित देशों के रूप में शिरकत कर रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण इस समूह के निर्णयों का वैश्विक स्तर पर अहम प्रभाव पड़ता है। तो अगले 1 घंटे में हम डीडी न्यूज पर इस कार्यक्रम में हमारा फोकस रहेगा G7 के शिखर सम्मेलन पर। G7 जिसके सदस्य देशों में यूएस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं और भारत जो है इसमें विशेष रूप से आमंत्रित है। और बड़ी बात यह है कि भारत अगर एशिया के देशों की बात करें तो भारत इसमें अकेला देश है जिसे एशिया से इस कार्यक्रम के लिए, इस सम्मेलन के लिए बुलाया गया है। तो आज इस कार्यक्रम में इसी सब पर हम चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसके क्या मायने हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दुनिया के लिए क्या कुछ निकल कर आ सकता है, भारत की जो इसमें भूमिका रहेगी वो कितनी इंपॉर्टेंट है, सब जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये बता दें कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली पहुंचने पर स्वागत किया। भारत G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में शामिल हुआ है। तो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने से पहले जो है आपको बता रहे हैं कि वहां पहुंचने से पहले हिंदुस्तान की अलग छाप तब भी वहां देखने को मिली जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मेहमानों का स्वागत हाथ जोड़कर नमस्ते से किया। वो हम दृश्य आपको दिखाएं, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए इटली की प्रधानमंत्री और इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर फोकस किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। आप देख रहे हैं पोप फ्रांसिस, वो भी पहली बार G7 की बैठक में शिरकत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे भी मुलाकात की। G7 की साइडलाइन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई जो है राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात की है, कई द्विपक्षीय उनकी बैठकें हुई हैं। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा की। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल पर तीसरी बार चुने जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने उनका आभार जताया। रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा, कनेक्टिविटी और कल्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। रक्षा क्षेत्र में रणनीति सहयोग को और मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। AI, क्रिटिकल और इमर्जिंग तकनीक, ऊर्जा और खेल के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर भी दोनों नेताओं ने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों को लेकर राष्ट्रपति मैक्रों को विशेष तौर पर शुभकामनाएं दी। और राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने क्या लिखा ये भी देख लीजिए। उन्होंने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बेहतरीन बैठक हुई। 1 वर्ष में यह हमारी चौथी बैठक है जो ये दर्शाती है कि हम भारत फ्रांस संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। हमारी बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, AI, ब्लू इकोनॉमी और कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि युवाओं के बीच नवाचार और अनुसंधान को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, यानी बढ़ावा दिया जाए। मैंने राष्ट्रपति मैक्रों को अगले महीने शुरू होने वाले पेरिस ओलंपिक की मेजबानी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर लिखा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से अपनी बातचीत के संदर्भ में। और साइडलाइन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। समग्र रणनीतिक साझेदारी को लेकर 2030 के रोडमैप की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक सहयोग और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग
पर लगातार प्रगति पर है। वहीं मुक्त व्यापार समझौते को लेकर हुई प्रगति पर भी दोनों ही नेताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मामलों पर भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले महीने यूनाइटेड किंगडम में होने वाले चुनावों को लेकर वहां के नागरिकों को शुभकामनाएं दी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि इटली में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर खुशी हुई। मैंने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सेमीकंडक्टर, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने की काफी संभावनाएं हैं। हमने रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर भी बातचीत की है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुनाव में जीत हासिल करने पर और नई सरकार उनके बनने पर शुभकामनाएं दी। यूक्रेन की स्थिति और स्विट्जरलैंड में होने वाले शांति सम्मेलन को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष का समाधान बातचीत और राजनयिक तरीके से करने पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत शांतिपूर्ण समाधान के हर संभव प्रयास का समर्थक है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर भी सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा वो भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई। भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक है। मौजूदा संघर्ष के बारे में दोहराया कि भारत मानवीय दृष्टिकोण में विश्वास रखता है और मानता है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही शांति का रास्ता निकलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर आउटरीच सत्र को संबोधित किया। उन्होंने समूह को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने इस वक्तव्य में कहा कि मानवता के इतिहास में सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व में उनके फिर से निर्वाचित होने के बाद शिखर सम्मेलन में भाग लेना उनके लिए बहुत संतुष्टि की बात है। उन्होंने प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इसी पर आधारित होना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में भारत की सफलता को साझा किया। AI फॉर ऑल पर आधारित भारत के AI मिशन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तकनीक का उद्देश्य सभी की प्रगति और भलाई को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया कि AI के वैश्विक साझेदारी में संस्थापक सदस्य होने के नाते इसके व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का दृष्टिकोण उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता जैसे 4 सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने वैश्विक समुदाय से विश्व पर्यावरण दिवस पर उनके द्वारा शुरू की गए वृक्षारोपण अभियान यानी एक पेड़ मां के नाम में शामिल होने का आह्वान किया और इसे व्यक्तिगत स्पर्श और वैश्विक जिम्मेदारी के साथ एक जन आंदोलन बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से अफ्रीका की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने याद दिलाया कि यह भारत के लिए सम्मान की बात थी कि अफ्रीकी संघ को उनकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये उनके लिए निजी तौर पर संतुष्टि की बात है। प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए उन्होंने मानव केंद्रित दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरी बताया। तो ये जो इटली में इस वक्त G20 शिखर सम्मेलन में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो साइड लाइन में बैठक हुई, आउटरीच में उनको जो भाषण हुआ, उस सब के बारे में हमने आपको बताया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से इस ब्रेक के बाद इस बारे में और विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नया फोन बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने और जेलों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हिरासत का बोझ कम करना, यानी पुनर्वास का मार्ग प्रशस्त करना और अनावश्यक हिरासत अवधि को कम करना। जेल अधीक्षक अब जमानत संरक्षक के रूप में। इसका मकसद योग्य कैदियों का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना है। इस कानून के कई फायदे हैं, जैसे समय पर न्याय सुनिश्चित करना और जेलों में कैदियों की संख्या कम करना, छोटे अपराधों के आरोपियों या दोषी लोगों के लिए राहत, अपराधियों को समाज की मुख्य धारा में लाना। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। मैं जनरल डायर के डिसीजन को फुली सपोर्ट करता हूँ। और एक बार फिर आपका स्वागत है। हम G7 शिखर सम्मेलन जो इटली में चल रहा है उसमें जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं, उनकी जो साइडलाइंस में बैठकें हुई हैं, ये जो शिखर सम्मेलन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें से क्या निकल कर आएगा, भारत की इसमें जो मौजूदगी है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, इन सब पर इस कार्यक्रम में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ हर्षवी पंत जो हैं वो जुड़ रहे हैं। वो वैश्विक मामलों के जानकार हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ORF के। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवी पंत जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहली बात, मैं आपसे जो है बाकी गंभीर विषय पर आऊँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे, उनके पहुँचने से पहले ही भारत की छाप वहाँ दिख रही थी। जो राष्ट्रपति मेलोनी है उन्होंने सबका स्वागत जब कर रही थी तो वो सबको नमस्ते कर रही थी, और ये वीडियो, ये तस्वीरें लगातार कल से वायरल हो रही हैं। कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत की जिस तरह से पिछले कुछ सालों में वैश्विक छवि उभरी है और उसमें जिस तरह से भारत की सॉफ्ट पावर का जितना हाथ है
वो उसका योगदान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जिस तरह से भारत को प्रोजेक्ट किया गया कि एक ऐसा देश जो सिर्फ ना अपने लिए सोचता है बल्कि दुनिया के लिए सोचता है, और ऐसी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, चाहे वो भारत की हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे वो भारत का कल्चर हो, उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, मुझे लगता है उसकी एक छाप हमको इटली में देखने को मिली। और कई बार कई जगहों पर हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि भारत की छाप नजर आती है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक मार्कर होता है जब आप इस तरह से अपनी छाप दुनिया में छोड़ते हैं। ये आपको दिखाता है कि कैसे आप अपने आप एक लीडिंग पावर या एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। उसको सिर्फ बंदूकों से, आर्थिक ताकत से मतलब नहीं होता है, बल्कि जो सॉफ्ट पावर होती है उसका इम्पैक्ट जो दुनिया में आज भारत का दिख रहा है, वो अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में खासकर दिखा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से नेतृत्व किया है भारत का वैश्विक स्तर पर, उसकी छाप मुझे लगता है कहीं पर हमको देखने को मिलती है। जी, जाहिर सी बात है। और ये भी नहीं भूला जाना चाहिए, अब कुछ ही दिन में जो है विश्व योग दिवस होगा, और जब योग दिवस होगा तब भी जो है भारत की सॉफ्ट पावर की जो आप बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में दिखाई देती है। पूरी दुनिया जब एक साथ जो है एक दिन जो है सब लोग मिलकर योग करते हैं, और जब योग करते हैं तो इस योग की विधा को भी याद करते हैं, और तब भारत को भी जो है स्वाभाविक रूप से याद किया जाता है। लेकिन हर्ष जी, गंभीर विषयों पर आता हूँ। इससे पहले मैं भारत की बात करूं, G7 का जब ये सम्मेलन चल रहा है, इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया के जो है एक युद्ध तो हम बड़े 3 साल हो गए करीब करीब, यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है वो चल रहा है, और साथ साथ इस वक्त बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो सम्मेलन चल रहा है इसमें जो तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें से ज़्यादातर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं इस वक्त जो है बहुत ऐसी सिचुएशन में है कि वो बहुत मजबूती से बहुत कुछ कमिटमेंट करने, बहुत कुछ कहने की सिचुएशन में नहीं है। जैसे अभी अमेरिका में चुनाव होने हैं, और दूसरी तरफ जो है ब्रिटेन में चुनाव होने हैं। इस तरह की कई कई समस्याएं से जो है या कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसमें बहुत कुछ करने की सिचुएशन में ही है। अगर इटली और भारत की बात करें तो वो दो देश, भारत तो G7 का मुख्य रूप से हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले बात है कि ये जो बैठक हो रही है इसके इन आयामों को देखते हुए क्या आप उम्मीद कर रहे हैं इस शिखर सम्मेलन से? अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो लीडरशिप है इस समय वेस्ट की, खासकर पश्चिमी देशों की, वो बड़ी अस्थिर और कमजोर नजर आ रही है। और जिसका आपने जिक्र किया कि एक तरफ तो चुनावों का क्या आपाधापी है, बाइडेन साहब को बड़ा कठिन चुनाव लड़ना है और जीतना है। दूसरी तरफ आप देखें तो जैसे ऋषि सुनक हैं, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग घटती जा रही है। ऐसा इसकी कोई उम्मीद नहीं है अभी तक कि वो वापस लौटेंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में चुनावों की घोषणा कर दी है, जो उनकी हालत खराब हुई यूरोपीय संघ के चुनाव में। तो और जर्मनी के चांसलर की जो बहुत ज्यादा उनको इनफैक्ट उन पर उनसे कहा जा रहा है कि वो चुनाव की घोषणा करें, और उनकी पार्टी का बहुत खराब प्रदर्शन रहा यूरोपीय संघ के चुनावों में। तो कहीं पर जो पश्चिमी देशों की जो अंदरूनी स्थिति है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो इस समय काफी ढुलमुल बनी हुई है। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि भारत जैसे देश की तरफ एक नई उम्मीद के साथ जब दुनिया देख रही है, उसका एक बड़ा कारण है कि भारत में एक स्थिर सरकार है। भारत में एक ऐसी सरकार है जिसने टफ डिसीजंस पिछले 10 सालों में लिए हैं, और आगे ये मादा रखने की हिम्मत है कि हम आगे भी टफ डिसीजंस लेंगे। और एक जो कमिटमेंट है कि भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना है दुनिया की, वो सारा कमिटमेंट जब आपको दिखता है तो एक भारत एक अलग ही श्रेणी में आज अपने आप को पा रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम G7 की बात करें तो उसमें G7 से ज्यादा उम्मीद न की जाए, लेकिन जो G7 की आउटरीच है भारत जैसे देशों के लिए, उससे ज्यादा आपको परिपक्वता ज्यादा नजर आएगी। और जो एक कमिटमेंट G7 ये कर रहा है कि भारत जैसे देशों के साथ जुड़कर ग्लोबल साउथ से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है उसकी एक छाप हमको इस G7 में देखने को मिलेगी। आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो है G7 की बैठक से ज़्यादा जो साइडलाइंस में जो चीज़ें और जो आउटरीच देश हैं, पर आउटरीच देश में भी हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, पर उसमें एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि भारत जो है वो मुझे लगता है शायद एशिया का अकेला देश है जिसको इस G7 की बैठक में बुलाया गया। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। और जो आपने बात करी कि भारत में स्थिरता है, भारत लगातार जो है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बात और है कि भारत की आर्थिक विकास दर अब तो वो 8% का एस्टिमेट किया जा रहा है कि 8% से बढ़ेगी।
तो कह सकते हैं कि ऑल आइज ऑन इंडिया, भारत पर सबकी निगाहें। बिल्कुल, और मुझे लगता है उम्मीद बहुत ज्यादा है, और प्रधानमंत्री मोदी से खासकर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से भारत का नेतृत्व किया है और एक नई जो आवाज दुनिया में भारत की बनाई है, प्रखर करी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है दुनिया भर के देश ये जब देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव जीत कर आ रहे हैं और एक भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, और नेतृत्व करने के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम भारत सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा होगा बल्कि उन सारे देशों के लिए खड़ा होगा जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, और एक तरह से एक ब्रिज का काम करेगा ईस्ट और वेस्ट के बीच में। तो मुझे लगता है वो आवाज सुनने के लिए जो लीडरशिप है वो उसकी कमिटमेंट हमको दिखाई जरूर देता है। और मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि भारत को अगर आप हटा दें G7 से इस समय, तो G7 अपने आप में कुछ बहुत बड़ा कर पाए, इसकी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी जगह कोई बहुत उम्मीद है। तो इसीलिए जब हम भारत से इसको जोड़कर देखते हैं तो कहीं जाकर, चाहे वो ग्लोबल साउथ हो या पश्चिमी देशों में अंदर भी, ये बात बड़ी प्रखरता के साथ उठ रही है कि भारत को जोड़ना चाहिए और ज्यादा भारत के साथ आउटरीच और एक्सटेंसिव होनी चाहिए। और मुझे लगता है उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार लगातार G7 की मीटिंग में मौजूद हैं। ये एक तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में रिशफल हो रहा है उसका भी एक अंदेशा है कि चाहे भारत फॉर्मली G7 का मेंबर ना हो, लेकिन एशिया से एक इकलौता देश ऐसा जो लगातार बार बार बुलाया जा रहा है, उसका एक कारण बड़ा स्पष्ट है कि भारत के बगैर आप किसी भी जो वैश्विक समस्या है उसका समाधान नहीं खोज सकते, और जो भारत का आज का नेतृत्व है वो आपसे जुड़ने के लिए तैयार भी है। तो मुझे लगता है इन दोनों बातों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो भारत की अपनी पहचान बड़ी प्रखरता के साथ उभर कर आ रही है, और उसी का कहीं पर कुछ उसी की कुछ उम्मीद मुझे लगता है G7 भी अपने आप में संजो रहा है। जी, तो उम्मीदें भारत पर काफी हैं, लेकिन भारत को इसमें इस बैठक से क्या कुछ अचीव हो सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत के साथ ये बातचीत, ये चर्चा जारी रहेगी, और G7 के अपडेट्स पर हम लगातार जो है चर्चा करते रहेंगे इस ब्रेक के बाद। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलो एक बार फिर आपका स्वागत है। हम G7 में जो इस वक्त चल रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G7 की बैठक में शामिल होने के लिए इटली में पहुंचे हुए हैं, और वहां उनकी साइडलाइंस में भी लगातार बैठकें हो रही हैं। प्रोफेसर हर्षवी पंत के साथ हम बात कर रहे हैं। हर्ष जी, G7 को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर आपने बताया कि कैसे जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सब अपने अपने घरेलू मोर्चे पर इस वक्त जो हैं वो अलग अलग तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं। भारत से उम्मीद है, लेकिन भारत क्या उम्मीद कर रहा है इस G7 में? भारत लगातार 5वीं बार जब वो पहुंच रहा है तो भारत की क्या उम्मीदें करता है कि भारत को इस सबसे क्या हासिल हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो भारत मुझे लगता है उम्मीद ये कर रहा है कि उसकी जो आवाज है वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ रखी जाए और सुनी जाए, क्योंकि भारत को अगर G7 जैसा प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व नहीं करेगा तो भारत के लिए और तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और भारत क्योंकि वैश्विक चुनौतियों से जूझने के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, तो भारत के पास कोई कमी नहीं है प्लेटफॉर्म्स की। लेकिन G7 क्योंकि अभी भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़े आर्थिक देश वहां मौजूद रहते हैं, तो वहां पर भारत को अपनी बात रखने और एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का व्यू रखने के लिए वहां पर रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है भारत की सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि उसकी आवाज को जिस तरह से भारत रख रहा है, वो जो डिक्लेरेशन आए G7 का, उसमें वो मुद्दों पर भारत की आवाज भी का भी रिफ्लेक्शन उसमें हो। दूसरा, मुझे लगता है भारत ने पिछले जो कुछ समय से G20 को या जैसे प्लेटफॉर्म को ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ा, तो भारत ये चाह रहा है कि जिस तरह का ध्रुवीकरण दुनिया भर में हो रहा है
उस ध्रुवीकरण से निकलकर दुनिया अगर कुछ समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश करती है तो उसमें चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, G7 की देश हो, उनको डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ इंगेज करना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है जो एक ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बनने की कोशिश कर रहा है और बन रहा है, वो बहुत प्रखरता के साथ भारत वहां रखे और ये बताए बड़े देशों को, जो सबसे शक्तिशाली देश हैं दुनिया के, कि आपकी अपनी समस्याएं पावर रियलिटीज को रिफ्लेक्ट जरूर कर सकती हैं, लेकिन समस्याएं जो गरीब देशों की हैं, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती है, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, फूड क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है, वो सारे जो चैलेंजेस जो गरीब देश झेल रहे हैं, वो आपको जब आप टैकल नहीं करेंगे तो आप जो ध्रुवीकरण है उसको और बढ़ावा देंगे। तो मुझे लगता है कहीं पर एक जो ब्रिज का काम भारत करने की कोशिश कर रहा है, वो G7 में जाकर अपनी बात रखकर और प्रखरता के साथ भारत रख पाएगा। इसके अलावा तो जैसा हम जिक्र कर ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, इकोनॉमी का हो, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज का हो, उन सारे मुद्दों पर भारत एक ऑल्टरनेटिव जो अपना व्यू है एज ए डेवलपिंग कंट्री वो कैसे रख पाए, इसके लिए मुझे लगता है भारत वहां पर जरूर अपनी बात खुलकर रखने की कोशिश करेगा। हर्ष जी, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा, लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। इस बीच अमृतपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, G7 की बैठक पर ये लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमृतपाल, हम बहुत सारी चीज़ों की हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री की साइडलाइंस में बैठकें हुई हैं, ये सब हमको जानकारी जो मिल रही है लगातार, लेकिन अभी तक जो है ये जो बैठक हुई है ये किस पड़ाव पर है और क्या कुछ इस बैठक के आउटकम की अगर मैं बात करूं सीधा निचोड़ क्या अभी जो कुछ वहां पे चल रहा है, क्या निकलता हुआ देख रहे हैं आप? G7 शिखर सम्मेलन की बात आप कर रहे हैं ना जी? ओके, क्योंकि इस विजिट के, इनकी एक दिवसीय विजिट के दो कंपोनेंट्स हैं अशोक जी। एक जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, जो बायलैटरल बैठकें हुई हैं या वार्ताएं हुई हैं, और दूसरा जो जिसके लिए जिस शिखर सम्मेलन में ये शिरकत करने आए। देखिए, भारत और 11 और जो अन्य देश इनवाइटेड है वो पार्टनर कंट्रीज हैं। G7 के दो पार्ट होते हैं। एक तो G7 उनका जो समूह है 7 देशों का, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी का, उनकी अपनी बैठकें चलती हैं और अपने डिसीजंस होते हैं। एक उनका आउटरीच प्रोग्राम है जहां पर जो इनवाइटी कंट्रीज होते हैं या उनको आउटरीच पार्टनर्स कहते हैं, वो प्रेसिडेंसी पे डिपेंड करता है वो किन किन को इनवाइट करना चाहते हैं। तो इस साल जॉर्जिया मेलोनी ने भारत को एशिया से इनवाइट किया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज इनवाइट किए क्योंकि उनके नेबरहुड में हैं, अरब लीग को इनवाइट किया, कुछ लैटिन अमेरिकन मुल्क अर्जेंटीना, ब्राजील, उनको इनवाइट किया। अगर हम G7 वाली बैठक का, वहां देखिए मेन मुद्दा एसेंशियली जो डोमिनेट किया, कई ट्रैक्स थे पर मेन मुद्दा जो डोमिनेट किया जो रूस और यूक्रेन में चल रहा संघर्ष, और उस तरह से एक तरीके से कंप्लीटली वेस्टर्न ब्लॉक यूक्रेन को बैक करता है। कुछ इख्तिलाफात हैं उनके कि कितनी मदद करनी चाहिए, उस समूह के देशों के बीच में कितनी मदद करनी चाहिए, किस प्रकार की मदद करनी चाहिए, कितने हथियार देने चाहिए, ये देना चाहिए, ये पर्टिकुलर हथियार देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस तरह के। पर ब्रॉडली सभी उसी एक ही पेज पे हैं कि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं रूस के खिलाफ। जो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में डील साइन हुई कि $50 बिलियन का लोन दिया जाएगा और उनको उनकी युद्ध प्रणाली को मजबूत करने के लिए, वो एक अहम था। अब देखना होगा कि G7 भी आज अगर जॉइंट डिक्लेरेशन में ये अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ हम अगले 10 साल तक इनके साथ खड़े हैं, तो वो देखना होगा। अब कुछ ही देर में, क्योंकि प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ से निकल चुके हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन आज डे 2 ही, कल हालांकि सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कल तक है, आज ही चले जाएंगे। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन शायद आज ही आ जाए देर रात तक। दूसरा, चीन को लेकर इनके काफी कंसर्न्स थे। चीन को, जिसको ये यूफेमिस्टिकली ये कहते हैं कि चीन की ओवर प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, बेसिकली इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं चीन की कैपेबिलिटी से, और उस जियो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी से वो सस्ते प्रोडक्ट्स लाकर मार्केट में रख देता है जो इनके इकोनॉमिक हित हर्ट हो रहे हैं। तो उससे इनको, और ये कह रहे हैं कि माल प्रैक्टिसेस करता है चीन
इकोनॉमिक मैल प्रैक्टिसेस करता है और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता। इंडो पैसिफिक भी एक इशू था कि जिस तरह की चीन की एग्रेशन है उस पर भी चर्चा हुई। तो यूक्रेन और चीन को लेके मेरा ख्याल से ये दो अहम थे जो डोमिनेट किए इस G7 सम्मेलन को। जी, मैं आपके पास आता हूं अमृत, और प्रोफेसर हर्षवी पंत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो फैमिली फोटो जो है ये वहाँ से इस वक्त जो है तमाम जो लोग जिनको आमंत्रित किया गया अपुलिया में, वो सभी लोग एक ही फ्रेम में आप यहाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग ये जी अशोक जी, ये फैमिली फोटोग्राफ है जो, क्योंकि आज जो आउटरीच कंट्रीज थे, पार्टनर कंट्रीज थे, उनके साथ एक फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो अन्य पार्टनर कंट्रीज आए, 11 पार्टनर कंट्रीज और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आमंत्रित की गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल वहां थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वहां थे, तो ILO के चीफ वहां थे। तो इन सब लोगों की G7 लीडरशिप के साथ एक फैमिली फोटोग्राफ है जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीर जो फैमिली फोटो है जिसके बारे में बताया, सभी लोग जो लोग वहाँ उस बैठक में हैं जिनको आमंत्रित किया गया, और जो वो सभी लोग वहाँ G7 के सदस्य हैं मौजूद थे। जी डॉक्टर हर्षवी पंत, अमृतपाल जो बता रहे थे, जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, और जाहिर सी बात है पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जब लगातार बैठकें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा यूक्रेन और रूस का मुद्दा जो है वो हमेशा एक इम्पोर्टेंस पे बना रहता है, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार मुझे लगता है कि वो शायद पीछे रह जाती हैं। क्या ऐसा इस वक्त आपको भी लग रहा है? और ये फैमिली फोटो, इसको लेकर कोई आप कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, ये फैमिली फोटो में अगर आप देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इटली ने जो उसकी प्रायोरिटीज हैं अफ्रीका में या मिडल ईस्ट में, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। और भारत जैसे एशिया से एक ही देश को बुलाया और भारत को बुलाया, तो ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एशिया एक ऐसा आज रीजन है जहाँ से सबसे ज़्यादा आर्थिक जो बदलाव हैं वो जो हो रहे हैं वो एशिया में हो रहे हैं, और उसमें अगर भारत उसको रिप्रेजेंट करता है तो एक तरह से सिंबॉलिक मैसेज तो ये जरूर है कि क्योंकि चीन के साथ संबंध पश्चिमी देशों के खराब हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह से भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उस वैक्यूम को फिल करता है, वो मुझे लगता है रिफ्लेक्ट इस मीटिंग में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मैं अभी बीच में खड़े हैं बिल्कुल बीच में खड़े हैं, तो वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग एक विजुअल है। मतलब आप इसकी पोजीशनिंग पर भी जो है जाहिर सी बात है अपनी एक इम्पोर्टेंस है इसमें। हाँ, तो वो लेकिन जैसा आप इशू जिसका आप डिस्कशन कर रहे थे कि पश्चिमी देशों के लिए G7 के लिए यूक्रेन बहुत बड़ा मसला है और उस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहा है G7, और इसी का कारण है कि इसी वजह से जो एक डिस्टेंस बन गई है, गैप बन गया है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिसको ग्लोबल साउथ भी क्या कहा जाता है, वहां पर G7 जैसे देशों की, जो पश्चिमी देशों की आवाज नहीं पहुंच रही है। वहां से कटाव हो गया है कि अगर हर समय चर्चा सिर्फ यूक्रेन की होगी तो उसमें जो बाकी मुद्दे हैं वो उस तरह से नहीं ग्लोबल गवर्नेंस के एजेंडा में आते हैं, जिसकी उम्मीद काफी ऐसे देश हैं जो करते हैं कि अगर G7 कोई पॉलिसी बना रहा है, आर्थिक कोई पॉलिसी है, आर्थिक नीति है, तो वो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में होगा। लेकिन अगर उसकी चर्चा ही नहीं होगी और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कशन पूरी तरह से नहीं होगा और उसको सिर्फ रूस के प्रिज्म से देखा जाएगा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के प्रिज्म से देखा जाएगा, तो वो अपने आप में एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस के प्रति एक जो नजरिया है उस पर सवाल खड़े करता है। तो मुझे लगता है वो जो एक समस्या है उसके लिए जो अगर भारत जैसे देश या वहाँ पर ब्राजील भी है और देश भी हैं लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, अगर वो इस बात को रखते हैं तो मुझे लगता है ये एक बैलेंस जो G7 नहीं बना पा रहा है उसमें थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी, और जो डिस्कशंस हैं वो ज्यादा राउंडेड होंगे, ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। नहीं तो एक ही तरफा डिस्कशंस होते हैं, और अभी हमने देखा भी कि 1-2 दिन से हेडलाइंस भी सिर्फ रूस को लेकर ही आ रही हैं कि रूस में जो यूक्रेन के एसेट्स हैं उनको रशियन एसेट्स को डिसॉल्व करके यूक्रेन की मदद करने की बात की जा रही है।
तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। अमृत, जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और रूस के उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। क्या इस बात की चर्चा, इस बात का एहसास भी होता है जब ऐसी बैठकें होती हैं? मेरे ख्याल से एहसास है, और ये जो आप तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं ना, इसमें से 7 ही लोग हैं जो समूह के मेंबर्स हैं। 12 लोग वहां वो खड़े हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिक्चर ये भी कन्वे करती है, ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी है कि वो लोग ज्यादा पावरफुल इकोनॉमीज हैं, दुनिया का एजेंडा सेट करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और पर ये बात भी एक रियलाइजेशन वेस्टर्न ब्लॉक को हो रही है कि वो सिर्फ 10% आबादी को कंट्रोल करती है। वो 10% आबादी वहां रहती है, 45% इकोनॉमी दुनिया की जीडीपी चाहे कंट्रोल करती हो, पर जो बाकी की दुनिया है, जहां जिसको हम ब्रॉडली ग्लोबल साउथ कह देते हैं, उसमें 2/3 आबादी दुनिया की रहती है और वो इंक्रीजिंगली असर्टिव हो रही है। G7 को ये रियलाइजेशन है कि अगर इनको साथ लेके नहीं चले, इनके कंसर्न्स, इनकी जरूरत, इनकी नीड्स, इनकी एस्पिरेशंस को फैक्टर इन नहीं किया ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में, तो ये हमको ओवरटेक कर जाएंगे। आज G7 की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उससे ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन G20 है, जिसका ज्यादा महत्व है, जिसमें ग्लोबल साउथ उनको कहीं ओवरटेक ना कर जाए, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रॉड बेस्ड है, जो ज्यादा इंक्लूसिव है। G20 नई ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, 1975 से हैं। G20 तो हाल फिलहाल की है। तो ये चिंता है उनको, पर वो भी प्रैक्टिकलिटी है। ये हमको बह भी नहीं जाना चाहिए इसके साथ के पावर लीवर्स को कोई आसानी से छोड़ता नहीं है, ये कंट्रोल करते हैं पावर लीवर्स, पर इनको ये एक रियलाइजेशन हुई है कि दुनिया के बाकी हिस्से अब राइटफुली असर्टिव हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप युद्ध यूक्रेन और रूस में हो जाए, हो तो यूरोप का युद्ध है, पर आपकी उसकी ग्लोबल फूड चेन्स अगर डिसरप्ट होती हैं, सप्लाई चेन्स, भूख की कगार पे कौन आ जाता है? अफ्रीकी मुल्क। इकोनॉमीज किसकी डिजिटल स्टेबलाइज होती हैं, और वो लोग अब चीख चीख के कह रहे हैं कि आपकी जो हमारी क्रिएटेड समस्याएं नहीं है, और अगर उनका खामियाजा हम भुगत रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हम वल्नरेबल हैं, तो आपको हमको साथ लेके चलना होगा। ये एक लेवल की रियलाइजेशन है उनमें। अब वो जैसे मैंने कहा कि फाइनली रियल पॉलिटिक्स प्ले करती है, वो ज्यादा ताकतवर देश हैं, वो ज्यादा अमीर देश हैं, ज्यादा रसूखदार देश हैं, पर इन सब का ये जो पिक्चर आप दिखा रहे हैं, तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये एक संदेश भी देती है कि 7 लोग 12 लोगों को और बुला के कह रहे हैं कि हाँ, और उनकी बैठ के सुनते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने आउटरीच में अपने एड्रेस में कहा कि जी आप ग्लोबल साउथ, खास करके अफ्रीका की कंसर्न्स को आपको एड्रेस करना होगा। उन्होंने कहा कि एआई और टेक्नोलॉजी को आपको ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखनी होगी, अगर लोगों की जिंदगी को बेहतर करने की तरफ टेक्नोलॉजी जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ सिलेक्ट फ्यू के पास नहीं होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी एक लेवरेज पॉइंट नहीं या नेगोशिएशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। फाइनली आप जो भी कर रहे हैं, आपको लोगों की जिंदगी बेहतर करनी होगी। उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि कैसे भारत ने इसको यूज किया, और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह से भारत ने डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एआई को यूज करा लोगों की जिंदगी बदलने में। उन्होंने कहा कि जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी, मैंने खुद देखा जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी इंटरवेंशंस में, उनको जरूरत नहीं थी इन कंट्रीज के नाम लेने की, उन्होंने अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत का नाम लिया कि ये इंपॉर्टेंट मिनरल पार्टनर्स हैं। तो उनको एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन तो जरूर है। एक चीज अमृत, एक टिप्पणी फिर मैं प्रोफेसर हर्षवी पंत के बाद इसी बात को लेकर जाऊंगा। आपने एआई की बात की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी आउटरीच उसमें इसका जिक्र किया, और इसको कैसे एक ह्यूमन उस पर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पोप भी पहली बार G7 की बैठक में शायद वो भी पहुंचे, और उन्होंने भी एआई को लेकर यही चिंता जताई है। तो ये क्या एक कह सकते हैं कि कॉमन कंसर्न है पूरी दुनिया का?
अमृत? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझे जी लगा जी प्रोफेसर पंत से पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा आपसे सवाल है, फिर मैं प्रोफेसर जी। अच्छा, देखिए पोप का एआई, एसेंशियली एआई को आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहते हैं। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिसरप्ट कर रही हैं। ये आप इसको फायदे में भी यूज कर सकते हैं, आप इसके बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं। आपका पूरा जो एस्टैब्लिश सिस्टम है वो कंप्लीटली उथल पुथल हो सकता है। लोगों की जिंदगियों पर इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तभी इनको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कहा जाता है। वहीं जहां पोप ने इस पे चिंता जताई, प्रधानमंत्री मोदी ने कंसर्न रेज किया और कहा कि देखें, इसको आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अगर यूज करेंगे तो इसका फायदा है। अगर आप इसको बार्गेनिंग चिप कि नहीं जी हमने क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी आपको नहीं देनी, हमने खुद रखनी है, रख लो, फिर आपने समस्याओं के साथ जूझ लिया। वही पॉइंट था प्रधानमंत्री का कि अगर आपने आज की समस्याएं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, आप सिलेक्ट फ्यू और उस पर उन रिसोर्सेज पर बैठ जाना और बाकियों के साथ शेयर नहीं करना, ये आपके भी हित में नहीं है। क्योंकि उससे आप बाकी जो दुनिया है वो असर्ट करेगी और प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको सबके, उन्होंने कहा एआई फॉर ऑल, तो आप टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज करें, टेक्नोलॉजी के साथ के यूज के इखलाफात नहीं है, पर लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, ना कि अपनी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करने के लिए। जी प्रोफेसर ऋषि पंत, अगर इसी कंसर्न में आए तो अभी हाल में भारत में जो चुनाव संपन्न हुए उसमें भी एआई का इशू उठा, कैसे कुछ एआई को लेकर कुछ डीप फेक वीडियोस तैयार किए गए और वो चुनाव में मुद्दा बना। तो ये कह सकते हैं कि ये कंसर्न जो है सबका और इस पर पूरी दुनिया सोच रही है, तो कोई ना कोई मुझे लगता है कि बेहतर रास्ता यहाँ से निकलेगा। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि खासकर जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, ओपन डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं, उनके लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि आप कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक आकर पूरे सिस्टम को, जैसा अमृतपाल कह रहे थे, डिस्टर्ब कर देता है। तो आपका पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो रहा है, जिस पर आपका सारा डिसीजन मेकिंग बेस्ड है, जिस पर आप इतना गर्व करते हो, गौरवान्वित होते हो कि हमारा सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, उस ट्रांसपेरेंसी की जड़ तक जो पहुंचकर उसको खत्म कर देता है, उसके खिलाफ तो अगर G7 जैसे देश नहीं एकमत होंगे तो कौन एकमत होगा? ये तो सारे लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, ओपन फ्री एंड फेयर और ओपन प्रॉस्पेरिटी और रूल्स ऑफ लॉ, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री ने अपने इंटरवेंशन में कहा कि एक तो कि ये जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज है, इसको हमको मोनोपोलाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें फेलियर ही होगा और फेलियर के साथ ऐसा होगा कि जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पुशबैक होगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा, जो सिस्टम्स हैं, जो हमारे जो कॉमन लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए बड़ा जरूरी है कि हम सोचें कि जो लोकतंत्र है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे एक तरह से इंसुलेट किया जा सकता है, इस तरह की तकनीक ज्यादा हानिकारक ना हो उसके लिए। तो ये मुझे लगता है एक तरह से तो सबसे आसान मुद्दा होना चाहिए G7 के लिए, एकमत होने के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें भी अंदरूनी दरारें हैं, इसमें भी इश्यूज हैं कि कौन किसके पास तकनीक का, कौन एक स्टेट लेड अप्रोच है, यूरोपियंस का स्टेट लेड अप्रोच है, अमेरिका का मार्केट लेड अप्रोच है, उसमें थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस निकल कर आते हैं कि किसको कितनी हमको फ्रीडम देनी है, किसको कितना कंट्रोल करना है। तो उसमें अभी तक हम एकमत नहीं हो पाए हैं, खासकर ये देश एकमत नहीं हो पाए हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री की आवाज, भारत की आवाज एक बड़ी इंपॉर्टेंट आवाज है, क्योंकि ये भारत ही एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस को अपने लेवरेज कर सकता है इस कॉन्वर्सेशन में। नहीं तो बाकी देशों को अगर आप देखें जो यहाँ पर भी मौजूद हैं, उनकी डेमोक्रेसीज या तो बहुत कमजोर हैं या वहां पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, जैसे जो मध्य पूर्व के देश हैं।
जो वहां भी मौजूद हैं। तो उसमें मुझे लगता है भारत का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे इस कॉन्वर्सेशन में। और प्रधानमंत्री मोदी ने काफी समय से इस बात की, आपको तो पता ही होगा अशोक जी, भारत में चुनाव जब हुए तो उससे पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे लिए, किस तरह से हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद जो हुआ चुनावों के दौरान भी, उसमें भी हमको देखने को मिला कि किस तरह से कोशिशें की गई। तो मुझे लगता है ये जो लोकतांत्रिक देश है इनके लिए बहुत जरूरी है, और खासकर G7 देशों के लिए एक मैसेज देना बहुत जरूरी है दुनिया को इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। एक बात और प्रोफेसर हर्षवी पंत, और इसी पर मैं अमृत के पास भी आऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस आउटरीच जो इंटरवेंशन था उसमें उन्होंने दुनिया को ये भी कहा कि आने वाला समय क्या हम सब लोग मिलकर इसको ग्रीन इरा बना सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का एक इशू है, वो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया उससे परेशान है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर क्लाइमेट की जब बात आती है, अभी से नहीं, हम पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार देख रहे हैं, जो ग्लोबल साउथ है वो और जो बड़े देश है, जो विकसित देश है, उनके बीच जो है एक सहमति बन पाना बड़ा मुश्किल होता था। और भारत ने इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल भी निभाया है, एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन भी किया है। ये जो ग्रीन जो है इसको बनाने की बात है, क्या लगता है क्या चैलेंजेस है, और पीएम ने जो कहने की कोशिश की है, क्या दुनिया उसको समझ रही है, समझ पा रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इसमें लीडरशिप ली, और आपको याद होगा जब 2014 में सरकार बनी उसके बाद जिस तरह से भारत का खुद का आउटलुक बदला क्लाइमेट चेंज को लेकर, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस को लेकर, और भारत ने किस तरह से क्लाइमेट को अपनी जो एक सिविलाइजेशनल इथॉस है उससे जोड़ने की कोशिश करी कि हमको अपनी अगर पॉलिसीज बदलनी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अपने पॉलिसीज में आत्मसात करना है, तो वो किसी के प्रेशर में नहीं करना है, बल्कि हम तो ऐसा ऑर्गेनिकली करते हैं। ये तो हमारे सिविलाइजेशन में ही का हिस्सा रहा है, किस तरह से हम जो इन्वायरमेंट है उसको साथ कर आगे बढ़ते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कोई कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें नहीं है। हम शुरू से हमारा जो अध्ययन रहा है, हमारे जो शास्त्र रहे हैं, उसमें एक्सप्लिसिटली कहा गया है। उसको लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से कॉन्वर्सेशन को बदला, तो उसके बाद से भारत की जो भूमिका है वो इस तरह के जो नेगोशिएशन है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से सामने आई कि भारत ने एक ब्रिज बनाया कि आर्थिक जो इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी भी जरूरत है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, और डेवलप्ड कंट्रीज को ये भी समझना होगा कि अगर वो अपेक्षा करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ के देश इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तो उसको कैसे आप फाइनेंस करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप शेयर करें टेक्नोलॉजी, उसके मुद्दे पर भारत ने अपनी बात को बहुत प्रखरता के साथ रखा है। और भारत की बात इसलिए डेवलप्ड वर्ल्ड इसलिए सुनता है, जो पश्चिमी देश हैं या जो विकसित देश हैं वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि भारत ने करके दिखाया है। अगर आप आज भारत का रिकॉर्ड देखें तो हमने अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है, उससे आगे बढ़ गए हैं कई एरियाज में। और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वो इसलिए सुनता है क्योंकि भारत उनकी जैसी परेशानियों से जूझ रहा है और उसके बावजूद अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है। तो वो जो ब्रिजिंग रोल है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, और इसीलिए भारत की आवाज जो है इस मुद्दे पर बहुत एक गहरे तरीके से सुनी जाती है। अब लगातार विकसित और विकासशील देशों और इनके बीच भारत कैसे ब्रिज की भूमिका निभा रहा है वो सब बात कर रहे हैं। लेकिन अमृतपाल, जो यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो घरेलू मोर्चे पर यहाँ पर जो है भारत में हर मंच पर उठाते रहे हैं, 2047 तक भारत विकसित देश होगा, ये उन्होंने आज वहाँ पर एक बार फिर बात रखी, विकसित देशों के बीच रखी कि भारत 2047 तक विकसित देश होगा और भारत की कोशिश है कि समाज के सभी वर्गों को हम लेकर आगे बढ़ें। ये बात उन्होंने पूरी मजबूती से रखी है। क्या इसके मायने? देखिए, इसके मायने ये हैं कि वो सरबराह हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के। वो मैसेजिंग ये कर रहे थे दुनिया को और दुनिया के पावरफुल देशों को कि अगर हम टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, ये उन्होंने कहा कि मैंने ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे चलाया था। क्लाइमेट चेंज का, जैसे प्रोफेसर पंत कह रहे थे कि नैरेटिव ही चेंज कर दिया। पहले नैरेटिव ये था, फिंगर पॉइंटिंग होती थी, तू मैं होती थी, आपने पोल्यूशन की, आपने उस जमाने में की, अब हमारा ग्रो करने का वक्त है। इन्हीं बाइनरीज में दुनिया फंसी रही। इन्होंने कहा कि यार लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लें, एक पेड़ माँ के नाम कर लें, इससे मैस मूवमेंट हो जाएगी। अगर 140 करोड़ लोग
एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगा दें, आप समझ रहे हैं उसका बेनिफिट कितना है। या लाइफ की जो छोटी एग्जांपल थी, कमरे के बाहर जाए लाइट ऑफ कर दें। पहले तो लोगों को लगा कि इसमें कौन सी नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि इससे आप रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। आज जब वो कहते हैं हम डेवलप हो जाएंगे, वो सिर्फ अपनी नहीं डींगे मार रहे कि जी भारत बड़े दुनिया का चौधरी बन जाएगा। वो एसेंशियली वर्ल्ड को कह रहे हैं कि पीपल सेंट्रिक मैं या भारत अपने तरफ से दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, अगर 140 करोड़ लोगों की जिंदगी बेहतर होती है तो बहुत कर रहे थे कि कैसे एआई को, कैसे टेक्नोलॉजी को, कैसे डीपीआई को, कैसे क्लाइमेट को हमने एक्चुअली प्रैक्टिकली अपने मुल्क में चेंज होते देखा है। और हम इसी रास्ते को अडॉप्ट करके इतने बड़े दुनिया के समूह का भाग्य बदल सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप आए और करें। और इसमें हम इन बाइनरीज से बाहर आ जाएं कि हम विकसित देश है, ये विकासशील है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये छोड़ें आप। और दुनिया भी ये रियलाइज करती है, जैसे प्रोफेसर पंत कह रहे थे कि भारत इसमें एक ब्रिज बन रहा है। यूक्रेन भी आपको मिल रहा है, रूस भी आपको मिल रहा है। वेस्ट कह रहा है कि नहीं चले सैंक्शंस नहीं लगाते, इनकी सुन लेते हैं, अच्छी बात है, इनके रिश्ते हैं उधर। आप फलस्तीन से भी बात कर रहे हैं, आप इजराइल से भी बात कर रहे हैं। वो जमाने बाइनरीज के चले गए कि नहीं नहीं इजराइल के साथ नहीं दिखना और फलस्तीन को हमारी सपोर्ट है। कितनी सपोर्ट थी तो मतलब एक लिप सर्विस थी, तो उससे आप आके एक स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ दुनिया में ये इश्यूज होते हैं, इसको आप प्रोग्रेसिवली और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, और इस वक्त बायलैटरल की हम भी बात करेंगे और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बायलैटरल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, भारत और इटली के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। और इसको लेकर के एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है, बात हुई है। ये दृश्य आप उसी समय का देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जो इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपुलिया इटली में अब से कुछ देर पहले जो मुलाकात हुई है, ये उसके दृश्य हैं। कुछ ही समय पहले अभी तुरंत ये दृश्य जो हमें पहुंचे हैं, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बैठक जो है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये। इससे पहले भी कई द्विपक्षीय बातचीत हुई, द्विपक्षीय मुलाकातें हुई हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ, और साथ साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है। और इस तरह से लगातार कई राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और ये इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ। अशोक जी, मैं इस मुलाकात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बड़ी अहम मुलाकात है, अहम मुलाकात है। याद होगा आपको जब पिछले साल जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी, मैं G20 की बात नहीं कर रहा हूं, दो बार आई थी। एक तो G20 में हिस्सा लेने शिखर सम्मेलन में, एक बार उससे पहले 2023 में स्टेट विजिट पे आई थी, जहां पे दोनों देशों के जो रिश्ते थे उसको अपग्रेड किया गया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे। जॉर्जिया मेलोनी अब बड़ी मजबूत स्थिति में है। वो अपने मुल्क में भी इलेक्शन जीत के आई हैं, और परसों तो ब्रदर्स ऑफ इटली जो इनकी पार्टी है, यूरोपियन यूनियन की इलेक्शन बड़े भारी तादाद में जीत के आए हैं। आज मैक्रों को अपनी पार्लियामेंट भंग करके इलेक्शन बुलाने पड़ रहे हैं। ऋषि सुनाक का पता नहीं, उनके वो जो अप्रूवल रेटिंग्स में पीछे चल रहे हैं। जॉर्ज बाइडेन अगले साल होंगे, मतलब जैसे ये डील साइन हुई, सवाल यहाँ पत्रकारों में ये उठने शुरू हो गए कि इसका कोई मायने है क्या? अगर ट्रंप आ जाते हैं तो क्या इसको रिवर्स कर दिया जाएगा, ये लास्टिंग होगी? तो इस सब के बीच जॉर्जिया मेलोनी की आज आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी काफी कॉन्फिडेंट जॉर्जिया मेलोनी थी। तो ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो जिस तरह का एक लेवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी और सीरियसनेस लाती हैं इस रिश्ते को लेके। दूसरा बात यह है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर कॉन्टे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इटली के, उनके साथ जो एम्बिशियस एक प्लान साइन हुआ था 2024, वो खत्म होने को है इस साल। तो आगे की ये जो मीटिंग है बहुत अहम इसलिए भी है कि आप अपनी आगे की रूपरेखा तय कर रहे हैं कि आपके डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में कैसे संबंध हो। इन्होंने इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट दिखाया है इटली ने, वहां पर कैसे कोलैबोरेशन आप करें जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो।
तीसरा आप जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पिछले साल आपका ट्रेड मेरे ख्याल से $15 बिलियन का था, उसका स्कोप बहुत ही ज्यादा है। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लीडर्स हैं, आपके पास स्किल्ड मैन पावर है, टेक्सटाइल्स में ये आ गए हैं, मिलान तो फैशन कैपिटल है वर्ल्ड की, डिजाइन में ये आ गए हैं, तो आपके पास वो स्किल्ड मैन पावर है, तो आपके दोनों के पास लेवरेज पॉइंट्स हैं जो आप म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस और दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप्स, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अभी जीत के आए हैं, ये भी अपने भारी तादाद से अपने देश में जीत के आई हैं, तो वो जो एक कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है, वो आप जो तस्वीरें चला रहे हैं उसमें क्लियरली, और वो कमिटमेंट भी है दोनों देशों की। पिछली बार दोनों इलेक्शंस में जा रहे थे 23 में, पर अब एक रिन्यूड वगैरह कि हाँ हम मैंडेट लेके आए हैं और हम जो हमने बातें की थी उसको अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त बिल्कुल, बहुत कुछ कॉमन दिखता है दोनों देशों में और दोनों नेताओं में भी। जो आपने चुनाव की बात करी और जिस तरह से नमस्ते से शुरुआत हुई थी उनकी इस पूरी G7 बैठकों का, उन्होंने सबका स्वागत जो है जिस तरह से नमस्ते से किया, और भारत और इटली के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो ये G7 को लेकर हमने तमाम जो चर्चा की, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, और ये जो बैठक है ये इंपॉर्टेंट बैठक है, आपसे कुछ देर पहले शुरू हुई है, इसमें से जो आउटकम होगा उसका भी हम आपको लगातार अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवी पंत जी आपका, और साथ साथ अमृतपाल, आप भी लगातार वहाँ से जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।